बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर गुड गवर्नेंस के ऊपर है। तो ये लेक्चर मैंने पहले बनाया था लेकिन उसका रिटन मटेरियल नहीं था। अब मैं इसका रिटन मटेरियल के साथ इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जनरल टॉपिक है, पाकिस्तान अफेयर में भी इसका बेस्ट यूज़ हो सकता है, करंट अफेयर में भी यूज़ हो सकता है इसका, इंटरनेशनल रिलेशन में भी और जेंडर स्टडी में भी ये यूज़ हो सकता है। उसमें तो व्हाट इज़ गवर्नेंस बेसिकली टॉपिक है, उसी को ही मद्देनज़र रख के मैंने ये बनाया था। तो व्हाट इज़ गवर्नेंस टॉपिक ये है, मैंने रिसर्च किया और न्यू वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा और इसका रिटन मटेरियल भी आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं, डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं आप वहाँ से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमें पता होना चाहिए कि गवर्नेंस होती क्या है। ये जो गवर्नेंस की जो टर्म है ना, दो तरह से यूज़ हो रही है। एक गुड गवर्नेंस के हिसाब से यूज़ हो रही है और एक बैड गवर्नेंस के हिसाब से यूज़ हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जो डेवलपमेंट का लिटरेचर है अगर हम उसको स्टडी करें तो उसके अंदर गुड गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता जो है वो 1 सेंचुरी से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, 70-80 साल से इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है गुड गवर्नेंस का। और दूसरी चीज़ जो बैड गवर्नेंस है उसको कंसिडर किया जाता है, उसको समझा जाता है जितनी भी इवल हो रही हैं हमारी मेन स्ट्रीम में या हमारी सोसाइटी में या जो भी हमारे प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उसको जो बैड गवर्नेंस उसका जो है वो एलिमेंट समझा जाता है। सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम है उसकी रीज़न जो है वो बैड गवर्नेंस समझी जाती है और जितना भी अच्छा हो रहा है उसकी बुनियादी वजह जो है वो गुड गवर्नेंस समझी जाती है। तो गवर्नेंस का जो टर्म है वो जो गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट है वो उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तहज़ीब पुरानी है। अब आती है इसकी डेफिनेशन की, हम बात करते हैं। तो डेफिनेशन होती क्या है, देखें डेफिनेशन जब हम चीज़ की पढ़ते हैं तो हमें डायमेंशन मिलती है कि हमने जाना किस तरफ है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो भी आप प्रोसेस करते हो उसमें जो डिसीजन लेते हो, यानी कि जो डिसीजन का प्रोसेस है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है, डिसीजन लेने से इम्प्लीमेंटेशन तक जितने भी मराहिल जितने भी फेज़ आते हैं उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। उसको एफिशिएंट वे से, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, चलाना, उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। ये जो डाटा है ये मैंने यूनाइटेड नेशन के अंदर एक आर्टिकल छपा था, उसकी इमेज में आप देख लेंगे, वो मैं लगा दूंगा तो आपको उसको जो है वो पता चल जाएगा। क्योंकि ये कोई मैंने विकीपीडिया वगैरह से नहीं जिसको लिया, मैंने वहाँ से पढ़ कर उसमें से फिर जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी वो निकाल ली। तो इसकी जो डेफिनेशन बनी है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि डिसीजन लेने से इम्प्लीमेंट करने तक जितने भी मराहिल हैं उन सब का या उन सब की जो ओवरलुकिंग है, उन सब को मैनेज करना, उन सब को देखना गवर्नेंस है। अब गवर्नेंस जो है वो मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है। आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी लेवल है गवर्नेंस का वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो उसमें सबसे पहला तो सेक्शन है कॉरपोरेट गवर्नेंस का, दूसरा फिर इंटरनेशनल लेवल की गवर्नेंस होती है, कॉरपोरेट लेवल की गवर्नेंस है, इंटरनेशनल लेवल की गवर्नेंस है, तीसरी जो है वो नेशनल लेवल की गवर्नेंस है, चौथी जो है वो लोकल लेवल की गवर्नेंस है। यानी कि 4 बड़ी टाइप्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नेंस की जो 4 बड़े कॉन्टेक्स्ट जिस लेवल पे ये यूज़ हो रही है उसमें जो है वो कॉरपोरेट है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, लोकल है, 4 लेवल पे यूज़ हो रही है। अच्छा, उसमें अब गवर्नेंस के अंदर कौन कौन रोल प्ले करते हैं, 2 तरह के लोग रोल प्ले करते हैं। एक फॉर्मल एक्टर होते हैं और एक इनफॉर्मल एक्टर होता है। मैं फॉर्मल एक्टर की आपको मिसाल दे सकता हूँ जिसमें गवर्नमेंट एक फॉर्मल एक्टर होती है। उसके अलावा फिर मैं अगर किसी भी मुल्क के हवाले से हम देखते हैं तो उसमें फिर हम रूरल एरियाज़ देखते हैं, यानी कि रूरल एरियाज़ में जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कौन से होते हैं। उसमें सबसे पहले तो इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो असर रसूख वाले ज़िम्मेदार होते हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग में उनका रोल होता है, स्टेक होल्डर होते हैं एक तरह के वो। फिर उसके अलावा दूसरी मिसाल मैं इसको आपको दे सकता हूँ कि एसोसिएशन ऑफ पीजेंट फार्मर हैं, एनजीओस हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सारी रूरल एरियाज़ में ये सेक्शन में आ जाती हैं। लेकिन अर्बन एरिया में देखा जाए और अर्बन एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंड करके नेशनल लेवल पर देखा जाए तो उसमें मीडिया आपका आ जाता है, लॉबियस्ट आ जाता है और इंटरनेशनल डोनर्स आ जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको सिविल सोसाइटी की एग्जांपल दे सकता हूँ कि सिविल सोसाइटी कहते हैं किसको हैं। आप गवर्नमेंट
को और मिलिट्री को निकाल दें, बाकी जितने भी एक्टर्स होते हैं मुल्क के अंदर वो मिलकर सिविल सोसाइटी बनाते हैं। गवर्नमेंट और मिलिट्री को आप स्किप कर दें, बाकी जितने भी आपके एक्टर बचेंगे वो सारे के सारे सिविल सोसाइटी को फॉर्म करते हैं और सिविल सोसाइटी को बनाते हैं। तो दो चीज़ें बड़ी अहम यहाँ पर हमने देखी हैं कि गवर्नेंस होती क्या है, डिसीजन मेकिंग आपने करनी है और उसके बाद उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है। फिर कितने लेवल का कॉन्टेक्स्ट में हम गवर्नेंस को यूज़ कर सकते हैं, कॉरपोरेट है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, लोकल है, इस लेवल की हम गवर्नेंस को यूज़ कर सकते हैं। फिर फॉर्मल इनफॉर्मल एक्टर्स आ जाते हैं। फिर मैंने गवर्नमेंट की मिसाल दी, रूरल एरियाज़ के एक्टर्स की मिसाल दी, अर्बन एरिया सेक्टर मिसाल दी। फिर नेशनल लेवल पे मैंने आपको बताया सिविल सोसाइटी कहते हैं किसको है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि गुड गवर्नेंस की 8 किस्म की करैक्टरिस्टिक्स होती है कि आप अगर चाहते हैं कि आपने अपने मुल्क के अंदर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, जिस लेवल पर भी आपने गवर्नेंस करनी है ना, तो ये 8 एक ऐसे करैक्टरिस्टिक्स, 8 मेजर पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप हर जगह पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें सबसे पहली तो चीज़ है जी पार्टिसिपेशन। किसी भी मुल्क के अंदर मर्द और ख़वातीन यानी कि दो जो सेक्शन हैं इनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, आइदर वो डायरेक्ट हो या बाय रिप्रेजेंटेटिव्स हो। ठीक है जी, यानी कि आप पार्टिसिपेशन के बगैर अच्छी गवर्नेंस नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप तो या तो फिर ख़वातीन को ले रहे हैं, मर्दों को निगलेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, या फिर आप मेल डोमिनेंस सोसाइटी या फिर फीमेल को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो भी आपके मुल्क के अंदर अच्छी गवर्नेंस नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि दोनों की शिरकत जो है वो बहुत ज़रूरी है एक अच्छी गुड गवर्नेंस के लिए। पार्टिसिपेशन यानी कि मेन स्ट्रीम के अंदर इन दोनों में से किसी को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ आ जाती है रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती। जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में एक लीगल फ्रेमवर्क को इन्फोर्स किया जाए इम्पार्शियली, यानी कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जो किसी की तरफ ना झुकता हो, यानी कि स्पेशल लोगों को प्रोटेक्ट ना करता हो। तो उसमें फिर आप देखें कि जो इसकी अहम चीज़ है कि वो ह्यूमन राइट को भी प्रोटेक्ट करता हो। रूल ऑफ लॉ के लिए आपको दो चीज़ों की अहम ज़रूरत होती है। एक, आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए होती है। दूसरी, आपको इनकरप्टेबल पॉलिस चाहिए होती है, जो पॉलिस करप्ट ना हो और वो इम्पार्शियल हो, किसी के झुकाव में ना काम कर रही हो। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि जो लैंडलॉर्ड लोग होते हैं वो असर रसूख रखते हैं और फिर जो गरीब आदमी होता है उसको जस्टिस नहीं मिलता, पुलिस झुकाव रखती है। या फिर जो MNA MPS वगैरह होते हैं उनके झुकाव के नीचे काम कर रही होती है। ठीक है जी। उसमें फिर स्पेशली एक और चीज़ देखने वाली होती है कि रूल ऑफ लॉ के अंदर माइनॉरिटीज़ ना पिस रही हों। उसके अलावा फिर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, शिफाफियत, ये सबसे अहम चीज़ है। मैं इसकी मिसाल भी अभी आपको एक ज़बरदस्त देता हूँ और कमिंग मैं एक लेक्चर दूंगा उसके ऊपर कि जो यूनाइटेड स्टेट्स को क्या कंसर्न है CPEC के ऊपर और CPEC अथॉरिटीज़ के ऊपर, तो उसमें मैं आपको इसकी ज़रा मज़ीद डिटेल समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो किसी मुल्क के अंदर हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे हो, चाहे वो कहीं भी हो, उनकी शिफाफियत होना चाहिए, उनको फॉलो किया जाए एज़ पर एज़, जैसे वो हैं उनको वैसे ही फॉलो किया जाए, उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हर आदमी तक इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है जी, उसके बाद पांचवा पॉइंट है रिस्पॉन्सिवनेस से मुराद है कि जो इंस्टीट्यूशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके और एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम दें और उसके अंदर वो अपना काम करें। यानी कि आप इदारा कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम के अंदर परफॉर्म करके जो भी उसके अंदर स्टेक होल्डर शामिल है उसको परफॉर्म करके कंप्लीट करें। ठीक है जी। जैसे कि डिलेइंग प्रोजेक्ट है BRT का, इसमें कोई अच्छी गुड रिस्पॉन्सिवनेस नहीं थी। फिर कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए। कंसेंसस ओरिएंटेड से मुराद ये है कि आप सोसाइटी के अंदर जब मिलकर सारे लोग फ़ैसला लेते हैं, ख़वातीन हैं, गवर्नमेंट है, मर्द हैं, जो भी एक्टर्स हैं इसके अंदर मेन स्ट्रीम के अंदर, वो जब फ़ैसला लेते हैं तो उसके अंदर जो फ़ैसला होल सोसाइटी के लिए होना चाहिए वो एक तो वो होल सोसाइटी के लिए बेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर उन्होंने बेस्ट अचीव करना है और क्या अचीव करना है, दो चीज़ें, बेस्ट अचीव करना है और क्या बेस्ट अचीव करना है। उसके अलावा वो कंसेंसस बेस होना चाहिए और उसके अंदर फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाजमन होनी चाहिए।
उसके बगैर उसको जो है वो कंसेंसस ओरिएंटेड नहीं समझा जाता या गुड गवर्नेंस का हिस्सा नहीं समझा जाता है। अच्छा, उसके बाद अब एक नेक्स्ट में है इक्विटी। इक्विटी का मुराद यहाँ पर है बराबरी। आप जिस वक्त गुड गवर्नेंस अपने मुल्क में कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आपकी जो माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी है वो इक्वल मुल्क के अंदर काम कर रही हो। माइनॉरिटी ये ना समझे कि वो मेन स्ट्रीम से एक्सक्लूड हैं, ठीक है जी, मेन स्ट्रीम से उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए, ना वो ये फील करें कि वो बाहर हैं, और ये फील करें कि वो तमाम स्टेक होल्डर का हिस्सा है और तमाम डिसीजंस में वो शामिल हैं। उसके अलावा फिर इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है। इफ़ेक्टिवनेस से मुराद ये है कि आप अपने मुल्क के जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसका बेहतरीन यूज़ करके आवाम को बेहतरीन सहूलत मुहैया करें और अपनी माहौल की हिफाजत करें, उसको कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, जो कि सबसे अहम चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पे होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल हो, चाहे वो प्राइवेट लेवल हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी लेवल हो, और ये लोग पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए। कोई किसी से बढ़कर नहीं होना चाहिए, सबको अकाउंटेबल होना चाहिए और किसी को स्पेशल जो है वो रियायत नहीं मिलनी चाहिए। तो लेक्चर आज इख्तिताम पजीर हो गया है इसका रिटन मटेरियल का मैं लिंक दे दूँगा, आप इजीली वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।